हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 पोइट्री सेक्शन का 4th चैप्टर जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। फ्रेंड्स, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट यह एक पोएम है और इसके जो पोएट है वह W.H. ऑडेन है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो पोएम होते हैं इस पोएम से तो क्वेश्चंस आते ही हैं, लेकिन इसके जो पोएट होते हैं उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पोएम को पढ़ने से पहले आइए हम इसके जो पोएट है W.H. ऑडेन उसके बारे में पढ़ते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो W.H. ऑडेन है, W.H. ऑडेन इनका पूरा नाम है विंस्टन ह्यूग ऑडेन। इनका जन्म 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हो गई? 1973 में हो गई। आगे इनके बारे में लिखा गया है, हु वॉन द पुलिट्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज collection The Age of Anxiety, was a versatile and intellectually vigorous poet, verse ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर। आइए फ्रेंड्स, एक एक करके इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया है हु वोन द पुलिट्जर प्राइज़, मतलब इन्होंने किसने? W.H. ऑडेन ने पुलिट्जर प्राइज़ को जीता। कौन से प्राइज़ को जीता? पुलिट्जर प्राइज़ को। कब? तो 1948 में। अच्छा, इनको 1948 में पुलिट्जर प्राइज़ मिला था। क्यों मिला था? फॉर हीज कॉलेक्शन, इनका ना एक कॉलेक्शन था जिसका नाम क्या है? द एज ऑफ एंग्जाइटी। अगर आपसे पूछा जाएगा W.H. ऑडेन को पुलिट्जर प्राइज़ क्यों मिला और कब मिला, तो हम आंसर करेंगे W.H. ऑडेन को, ये जो W.H. ऑडेन है इनको पुलिट्जर प्राइज़ 1948 में मिला था। और क्यों मिला था? तो इनका जो कॉलेक्शन था द एज ऑफ एंग्जाइटी उसके लिए मिला था। आगे इनके बारे में लिखा गया है वाज ए वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। वर्सेटाइल मतलब होता है बहुमुखी और इंटेलेक्चुअली मीन्स होता है बौद्धिक। तो यहाँ पे लिखा गया है वह बहुमुखी और बौद्धिक रूप से सशक्त कवि थे। विगोरस मतलब होता है सशक्त। आगे लिखा गया इनके बारे में वर्ड्स ड्रामाटिस्ट। अच्छा, वर्ड्स मीन्स होता है पद या छंद, या इसको हम कविता भी कहते हैं। तो ये कविता के रूप में नाटक लिखते थे, इसीलिए इन्हें वर्ड्स ड्रामाटिस्ट भी कहा जाता है। क्रिटिक मीन्स होता है आलोचक, आलोचना करने वाले। तो W.H. ऑडेन क्रिटिक भी थे, ट्रांसलेटर अनुवादक भी थे, एंड एडिटर और संपादक भी थे। तो फ्रेंड्स, आइए यहाँ से एक बार और इसके हिंदी को समझने की कोशिश करते हैं। W.H. ऑडेन को 1948 में पुलिट्जर प्राइज़ मिला उनकी कॉलेक्शन द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए। वह बहुमुखी और बौद्धिक रूप से सशक्त कवि थे। आगे इनके बारे में लिखा गया है वह वर्स ड्रामाटिस्ट थे, यानी कविता के रूप में नाटक लिखते थे, और क्रिटिक आलोचक थे, ट्रांसलेटर अनुवादक थे, एंड एडिटर और क्या थे? संपादक थे। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है। पोएट्री टू हिम वाज ए सीरियस गेम व्हिच शुड डिपेंड पीपल्स सेल्फ अवेयरनेस, बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया है पोएट्री टू हिम, मतलब ये जो कविता होता है ना, टू हिम उनके लिए, वाज ए सीरियस गेम, उनके लिए क्या था? सीरियस गेम था। मतलब ये जो W.H. ऑडेन है, W.H. ऑडेन इनके लिए पोएट्री यानी कविता क्या था? एक सीरियस गेम था, मतलब एक गंभीर खेल थी। व्हिच शुड डिपेंड पीपल सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स होता है स्व जागरूकता। क्या होता है? स्व जागरूकता, या इसको आत्म जागरूकता भी कह सकते हैं। तो कविता इनके लिए सीरियस गेम था जिसे लोगों के आत्म जागरूकता को क्या करना चाहिए? गहरा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गहरा करना चाहिए। अच्छा, आत्म जागरूकता को गहरा करने का मतलब क्या है कि लोगों की जो आत्म जागरूकता है ना, वो और भी ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। आगे इसके बारे में लिखा गया है बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और
रिलीजियस चॉइसेस। आगे ये कहते हैं बट इट शुड इन नो केस, लेकिन किसी भी स्थिति में लोगों के राजनीतिक और धार्मिक पसंदों को डायरेक्टली सीधे सीधे प्रभावित नहीं करना चाहिए। ये जो कविता होता है ना, उसको लोगों के आत्मचेतना को क्या करना चाहिए, गहरा करना चाहिए। लेकिन किसी भी स्थिति में मेंस पॉलिटिकल यानी लोगों के राजनीतिक और धार्मिक पसंदों को सीधे सीधे क्या नहीं करना चाहिए, प्रभावित नहीं करना चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा गया इनके बारे में। हिज अर्ली पोएम्स, इनकी जो पहले की कविताएं हैं यानी प्रारंभिक कविताएं हैं, एग्जिबिट्स हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स एंड आइडियाज़, बट हिज लेटर पोएम्स आर ओवरटली क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल इन टोन। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। ये कहते हैं हिज अर्ली पोएम्स, मतलब इनकी जो प्रारंभिक कविताएं हैं, एग्जिबिट यानी दर्शाती है, हिज इंटरेस्ट इनकी रुचि को, इन पॉलिटिकल अफेयर्स एंड आइडियाज़, इनकी जो प्रारंभिक कविता है ना, वो दर्शाती है किस चीज़ को, तो इनकी रुचि को किस चीज़ में, तो राजनीतिक मामलों और विचारों में। आगे देखिए क्या लिखा गया इनके बारे में। बट हिज लेटर पोएम्स, लेकिन इनकी जो बाद की कविता है, लेटर मीन्स होता है बाद, ठीक है। बट हिज लेटर पोएम्स, लेकिन इनकी बाद की जो कविताएं हैं, आर ओवरटली क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल इन टोन, इनकी जो बाद की कविता है ना, वो ओवरटली यानी पूर्ण रूप से क्रिश्चियन मतलब ईसाई धर्म से संबंधित है, एंड और मोर पर्सनल इन टोन और ज़्यादा व्यक्तिगत स्वर वाली है। इनकी जो बाद की कविता है ना, वो कैसी है, तो पूर्ण रूप से ईसाई धर्म से जुड़ी हुई है, और मोर मतलब होता है ज़्यादा व्यक्तिगत स्वर वाली है। टोन मीन्स होता है स्वर। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है। एज ए टेक्नीशियन, मतलब एक तकनीक के रूप में, ऑर्डेन एक्सप्लोर्ड, मतलब ऑर्डेन ने एक्सप्लोर किया मतलब पता लगाया, खोज किया, ए वैरायटी ऑफ स्टांजा। वैरायटी ऑफ स्टांजा मीन्स होता है, स्टांजा मीन्स पद होता है, और फॉर्म्स मतलब होता है रूप। तो ये तकनीक के रूप में, वैरायटी मतलब विभिन्न प्रकार के, स्टांजा पद के रूपों का, स्टांजा फॉर्म्स मतलब मीन्स होता है स्टांजा के रूपों का, मतलब पदों के रूपों का क्या किया इन्होंने, खोज किया, एंड मीटर्स और पदों का भी खोज किया इन्होंने। मतलब इसके हिंदी को समझते हैं, ये विभिन्न प्रकार के स्टांजा के रूपों का यानी पदों के रूपों का, और अलग अलग प्रकार के पदों का भी, छंदों का भी खोज किया। किस रूप में, तो टेक्नीशियन के रूप में। आइए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया पढ़ते हैं और समझते हैं। लिखा गया है ही हैड ए पैसन फॉर वर्ड क्वाइनिंग एंड यूजिंग आर्केइक वर्ड्स, इसको आर्केइक बोलते हैं, आर्केइक वर्ड्स, व्हिच मेक्स हिम एट टाइम्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। आइए इसकी हिंदी को समझते हैं। ही हैड ए पैसन, मतलब उनका ना एक शौक़ था। वह शौक़ क्या था, फॉर वर्ड क्वाइनिंग। वर्ड क्वाइनिंग का मतलब होता है शब्दों को गढ़ने का, एंड यूजिंग आर्केइक वर्ड्स, और आर्केइक मतलब होता है पुराने शब्द। क्या होते हैं, पुराने शब्द। तो इनका ना पैसन था, इनका शौक़ था क्या करने का, तो वर्ड क्वाइनिंग शब्दों को गढ़ने का, एंड और यूजिंग आर्केइक वर्ड्स और पुराने शब्दों का प्रयोग करने का, व्हिच मेक्स हिम जो कभी कभी उनको बनाती है, एट टाइम्स कभी कभी उनको बनाती है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड मतलब जिसको समझने में क्या बनाती है, मुश्किल बनाती है। ये जो W.H. ऑर्डेन है ना, इनका एक शौक़ था, क्या था, इनका एक पैसन था, और वो पैसन क्या था, शब्दों के गढ़ने का और पुराने शब्दों का प्रयोग करने का, जिससे कभी कभी इनकी कविताओं को ना पढ़ना और समझना बड़ा डिफ़िकल्ट होता था। देखिए आगे क्या लिखा गया है इनके बारे में। लिखा गया है he left England as early as 1939 to settle permanently in the United States। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। he left England मतलब उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया, as early as 1939, as early as का मतलब होता है शुरुआती दौर में, यानी 1939 के शुरुआती दौर में ही इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, तो टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी यूनाइटेड स्टेट्स में यानी अमेरिका में परमानेंटली मतलब था अस्थायी रूप से, सेटल होने के लिए यानी बसने के लिए इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड छोड़ दिया। कब छोड़ दिया, तो 1939 के शुरुआती दौर में।
आगे देखिए क्या लिखा गया है इनके बारे में। ऑर्डेंस वर्क्स इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस। ये जो ऑर्डेंस की जितनी भी वर्क है, मतलब इनकी जितनी भी कविताएं हैं, इनकी जितनी भी कहानियां हैं, इनके जितने भी बुक्स हैं, उसको ना 2 चरणों में बांट दिया। डिवाइडेड मतलब होता है बांटना। अच्छा, इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस, मतलब ब्रिटिश फेज में और कौन से फेज में, अमेरिकन फेज में। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज आर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो W.H. ऑडेन है, इनका ना नोटेबल वर्क्स मतलब होता है इम्पोर्टेंट। क्या होता है? इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण। तो इनकी जो महत्वपूर्ण वर्क्स है, जो रचना है इंग्लिश फेज का, ठीक है, मतलब इंग्लिश फेज की, मतलब अंग्रेजी चरण की इनकी जितनी भी नोटेबल वर्क्स है, महत्वपूर्ण रचना है, उसमें शामिल है। कौन कौन है? दी ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक, स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। कौन कौन से? मैं दोबारा बता रहा हूँ। दी ओरेटर्स हैं, द डांस ऑफ डेथ है, लुक स्ट्रेंजर है, स्पेन है एंड अनदर टाइम है। फ्रेंड्स टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अगर आपसे पूछा जाएगा कि W.H. ऑडेंस के इंग्लिश फेज में टोटल कितनी रचना है, तो हम आंसर क्या करेंगे? 5। देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज इंक्लूड। इसका मतलब ये हुआ इनका जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं कौन से फेज की? तो अमेरिकन फेज की, उसमें शामिल है। इंक्लूड मतलब क्या होता है? शामिल होना। कौन कौन से? तो न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंग्जाइटी एंड द शील्ड ऑफ एकिल्स। इसको पढ़ेंगे द शील्ड ऑफ एकिल्स। देखिए दोबारा देखते हैं इनका नोटेबल वर्क्स अमेरिकन फेज की कौन कौन सी है, जिसमें शामिल है न्यू ईयर लेटर है, फॉर द टाइम बीइंग है, द एज ऑफ एंग्जाइटी है एंड द शील्ड ऑफ एकिल्स है। देखिए टोटल कितने होगा? अगर आपसे कोई पूछेगा कि W.H. ऑडेन की अमेरिकन फेज की टोटल कितनी रचना है, तो देखिए काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। टोटल कितने होगा अमेरिकन फेज में? 4। और ब्रिटिश फेज में कितने थे? इंग्लिश फेज में 5 थे। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है। द प्रजेंट लिरिक। अच्छा, लिरिक मीन्स होता है गीत। क्या होता है? गीत। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यह क्या है? कविता है। तो कविता को गाया जा सकता है, तो जिसको गाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? लिरिक कहते हैं। तो ये जो प्रजेंट लिरिक है, यानी ये जो प्रस्तुत लिरिक है, कविता है या गीत है, जिसका नाम क्या है? नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, इनएक्ट्स मतलब दर्शाती है द फ्रस्ट्रेशन, निराशा को, इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, मतलब मानव जीवन में। ह्यूमन लाइफ मीन्स क्या होता है? मानव जीवन में क्या है? जो फ्रस्ट्रेशन, जो निराशा निहित है, उसको ये क्या करती है? इनेक्ट करती है, मतलब दर्शाती है। एंड द एस्पिरेशंस, और उन एस्पिरेशंस को, उन आकांक्षाओं को। एस्पिरेशंस मतलब था वांट्स और डिजायर्स, मतलब आपके जितने भी वांट्स और डिजायर्स, मतलब आपकी जितनी भी आकांक्षाएं हैं, आपके जितने भी इच्छाएं हैं, उस सब को, दैट आर नॉट फुलफिल्ड, जो पूर्ण नहीं होती है। एंड द सेंस ऑफ लॉनलीनेस, और उस अकेलेपन के भाव को, इन हुइच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज। इसका मतलब ये हुआ इनकी जो ये नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट जो ये गीत है, ये क्या करते हैं? इनेक्ट्स करते हैं, मतलब दर्शाती है किस चीज़ को? तो फ्रस्ट्रेशन, निराशा को, और किस चीज़ को? लॉनलीनेस को, मतलब अकेलेपन को, जिसके साथ एवरी इंडिविजुअल, जिसके साथ प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है? जीता है, और लास्ट में क्या हो जाता है? मर जाता है। मतलब ये W.H. ऑडेन बताना चाहते हैं कि जो एवरी इंडिविजुअल, जो प्रत्येक व्यक्ति होते हैं ना, उनके जीवन में क्या होता है? निराशा रहता है। क्या रहता है? निराशा रहता है, और अकेलेपन का भाव भी रहता है। सेंस ऑफ लॉनलीनेस का मतलब होता है अकेलेपन का भाव, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यह निहित रहता है, और लास्ट में व्यक्ति का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है, लास्ट में वो मर जाता है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का पार्ट 1 वीडियो मानता हूं, और मैं ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूं इस वीडियो को, क्योंकि आप लोग शायद बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं ये जो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट ये पोएम है, इसको मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में समझाऊंगा। तब तक के लिए बाय।
अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और मेरे चैनल सीके एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं इसके दूसरे वीडियो यानी पार्ट 2 के साथ।